Hello students, welcome back. Here is Zekil Akhwani, your science teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 6, that is life process. तो फाइनली जो टेस्ट हैं वो अपने ओवर हो चुके हैं. अब अपनी जो स्टडीज है उसको अपन वापस से रिज्यूम करने वाले हैं. टेस्ट में आप कहाँ हैं, किस पोजीशन पे हैं, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा जब आपने खुद ने टेस्ट दिया होगा. आपको पता है कि आपने किस तरीके से उसे अटेम्प्ट किया है और कैसे कैसे क्या क्या आपने उसमें आंसर्स लिखे हैं. ठीक है, तो जितना टाइम आप बाकी सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी टाइम आप अपनी स्टडी में देंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो लेट्स एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपन. तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को अपन स्टार्ट करेंगे. तो पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था किसके बारे में, जो अपना ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल था वो देखा था. उसमें अपन ने पूरा देखा था कि जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो पूरी किस तरीके से कंप्लीट होती है. ठीक है, तो अब जो अपना फूड था वो डाइजेस्ट हो चुका था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसे एब्जॉर्ब वगैरह कर लिया था. अब वहां से ब्लड क्या करता है, उस फूड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल तक उसे लेके जाता है. ठीक है, जहां पे फिर क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है. तो रेस्पिरेशन पहले अपन समझते हैं होता क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीथिंग ही होती है. ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं होती है. ब्रीथिंग जो होती है वो एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन एक बड़ी प्रोसेस होती है. ब्रीथिंग में अपन क्या कहते हैं, ब्रीथिंग इज जस्ट द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अपन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसे अपन बोलते हैं ब्रीथिंग. लेकिन रेस्पिरेशन जो होती है वो एक बड़ी प्रोसेस होती है जो ब्रीथिंग को भी इन्वॉल्व करती है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है. अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो प्रोसेस जिससे वो क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. ये ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. Typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance. ठीक है, जो अपन बात करें होता कैसे है, टिपिकली अपन बात करें तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो अपना ग्लूकोज था, ठीक है, जो फूड था C6H12O6 के फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे क्या होती है, जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है. और इस पूरी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. और इसी एनर्जी के प्रोडक्शन को, पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अपन इसे डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड. ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होना काय के लिए, टू रिलीज एनर्जी, ताकि वहां से क्या हो, एनर्जी रिलीज हो सके, या अपन बोले एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अब रेस्पिरेशन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं. पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया. अगर अलग अलग भी पूछा जाता है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं. डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है तो वो भी आप लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. वहीं अपन बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in the एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको अपन बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो पहले पॉइंट से तो अपन डेफिनेशन भी बता सकते हैं और ये अपना डिफरेंस में भी आ जाएगा. सेकंड पॉइंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन कंप्लीटली. ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है. जो ग्लूकोज रहता है वो क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है. और एक चीज अपन को ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, कंप्लीटली ही ब्रेक डाउन हो जाता है. और यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब वो पार्शियली ही ब्रेक डाउन होता है. द लिबरेटेड एनर्जी इज लार्ज. ठीक है, अभी मैंने बताया कि जितना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी,
लिबरेट होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर अपन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का अगर अपन ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वहां पे अपने पास 30p ATP मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एटीपी क्या होता है, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसको अपन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, अपनी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी करेंसी क्या होती है सेल की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एटीपी। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर से इरेज कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि एनर्जी करेंसी क्या होती है सेल की, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, इट इज एटीपी। ठीक है, फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है आपसे, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एक नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा लिबरेट होती है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अपन को 38 एटीपी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, लिबरेट होती है। 38 एनर्जी मतलब एक ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। वहीं अपन बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, मतलब कम एनर्जी लिबरेट होती है, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है और यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे 38 एटीपी है और यहाँ पे सिर्फ अपने पास 2 एटीपी ही एनर्जी लिबरेट होती है, ओनली 2 एटीपी। ठीक है, यहाँ पे 38 एटीपी, यहाँ पे 2 एटीपी। अब यहाँ पे बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में, इट ऑक्यूर्स पार्टली इन साइटोप्लाज्म एंड पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, अपन ने लास्ट ईयर सेल पढ़ा है। ठीक है, सेल के अपन डिफरेंट पार्ट देखे हैं, जहाँ अपन ने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं उसे, अपन पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये पार्टली तो साइटोप्लाज्म में होती है, मतलब थोड़ी प्रोसेस, आधी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और बाकी जो मेन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वही अपन बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये जो प्रोसेस होती है ये इंटायरली ही कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब ये पूरी पूरी प्रोसेस कहाँ पे होगी, अपनी साइटोप्लाज्म में होगी। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के अपन ने 2 टाइप देख लिए। ठीक है, इसके अलावा अपन को जो रेस्पिरेशन है वो ह्यूमंस में और प्लांट्स में पढ़ना है। तो ह्यूमंस और प्लांट्स का रेस्पिरेशन अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो चीज अपन को आगे भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि रेस्पिरेशन में क्या करते हैं अपन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग तरीके बताया था मैंने, कि जैसे एक मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे। एनाएरोबिक में क्या करेंगे, एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे। और एक और कंडीशन होती है दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हो उस टाइम अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती है, वो सब चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इसका एक फ्लो चार्ट है जो आपको बनाना भी है, लर्न भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है। ठीक है, अब ग्लूकोज आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। तो ये जो है अपना, ये एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसा है अपना, 6 कार्बन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें ग्लूकोज तो हो गया। अब सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज इंटर कहाँ पे होता है, इंटर होता है सबसे पहले इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे इंटर होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इट इज द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ही एंटर करता है तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, काय में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। तो पायरुवेट जो होता है
ये होता है 3 कार्बन, ये 3 कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, पायरुवेट कितने का होता है, 3 कार्बन का होता है। और यहाँ पे क्या होती है, प्लस एनर्जी यहाँ पे कुछ रिलीज होती है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे 6 कार्बन से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, कुछ एनर्जी अपन को मिलेगी। अब जो मेन प्रोसेस होती है ना, वो अपनी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास 3 कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन। तीनों कंडीशन को अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें, अगर ये जो ग्लूकोज है, अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन अगर कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ये किस में होता है, ये होता है यीस्ट में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अपना इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इथेनॉल जो होता है ना, ये होता है 2 कार्बन का, ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। फॉर्मूला होता है इथेनॉल का C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन का था, जब ये साइटोप्लाज्म में एंटर किया तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो, तो 3 कार्बन का हो गया। तो यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल जितना ब्रेकडाउन होगा, जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो 6 से 3 हो गया, तो कुछ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। अब ये पायरुवेट जो है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर रेस्पायर कर रहा है, तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, और इथेनॉल जो होता है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने 2 कार्बन का मॉलिक्यूल हुआ, और यहाँ पे कुछ अपन को एनर्जी मिल जाएगी। अब एक कंडीशन होती है, एक तो ये हो गया, एक अगर अपन लें तो एक कंडीशन होती है अपने पास कौन सी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होता है ना, ये कहां पर होता है, इन, ये जो प्रोसेस होगी क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अभी अपन ने देखा भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है, पार्शली साइटोप्लाज्म में होगी, पार्शली कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपना प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना, यहाँ पे CO2 H2O और एनर्जी रिलीज हो गई। अब यहाँ देखो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, सिर्फ एक कार्बन का यहाँ पे मॉलिक्यूल अपना फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब एक कंडीशन आती है अपने पास कौन सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है, इन मसल सेल्स। कहां पे होता है ये, मसल सेल्स। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या करते हैं अपन, जब हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हेवी एक्सरसाइज करने के दौरान क्या होते हैं, अपने जो मसल्स वगैरह होते हैं वहां पे क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी में जब क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है अपने पास लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी यहाँ पे भी कुछ निकलेगी, ठीक है। तो तीनों केस में अपन देखें तो एनर्जी तो अपन को तीनों केस में मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, पहले वाले केस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, ईस्ट में हुआ, तो इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इथेनॉल जो है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो पूरा 6 से डायरेक्ट 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी कम होती है। यहाँ पे अपन बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये जो होता है ये कितने का होता है, ये 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है। ये कितने का होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे भी 6 से 3 हुआ, तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज नहीं होगी। और यहाँ पे अपन देखें, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन दोनों केस में अपने पास सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है,
और यहाँ पे कितनी लिबरेट होगी, यहाँ पे होगी 38 एटीपी एनर्जी लिबरेट होगी। तो यहाँ पे अभी मैंने बोला कि जब अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी क्या होती है, अपनी मसल्स वगैरह में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो अपनी मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं, उसका सिंपल सा एक आंसर है, क्योंकि जब अपन हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है लेकिन अपना जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो तो सेम रेट से जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, अपनी जो मसल्स वगैरह की बात करें, वहाँ पे जो सेल्स है वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होगी तो अपने जो मसल सेल्स हैं वो रिस्पायर तो उनको करना है, तो रिस्पायर कैसे करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि क्या हो गया वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जितनी ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन से तो वो रिस्पायर कर रहे हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन की कमी है तो वो क्या करेंगे, अनएरोबिकली रिस्पायर करेंगे। और जब मसल सेल अनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं तो उस टाइम लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, अपने जो मसल्स वगैरह हैं वहां पे क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाता है व्हाई डू वी हैव क्रैम्प्स व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज, जब अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो अपने मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं। ठीक है, तो जब अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्रैम्प्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हेवी एक्सरसाइज के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेवी एक्सरसाइज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी इंक्रीजेस। ठीक है, बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, our muscle cells respire anaerobically and thus lactic acid is produced। और वहां पे lactic acid क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना। इट इज thus due to lactic acid, और इसी lactic acid की वजह से क्या होता है, we feel cramps in our muscle। अपनी बॉडीज में क्या होता है, अपनी मसल्स में क्या होते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रेकडाउन था ग्लूकोज का वेरियस पाथवेज से, ये अपन ने देख लिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसे आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अगर अपन को याद होगा तो अपन 100% इसको कर सकते हैं। और 3 नंबर का सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए ही आता है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो लेक्चर होगा उसमें अपन रेस्पिरेशन को और आगे पढ़ेंगे। ह्यूमंस के अंदर पूरा रेस्पिरेशन थोड़ा डिटेल में अपन देखेंगे। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी अपन प्रोसेस देखेंगे। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन देखेंगे। तो अब अभी से आप भी क्या करें, अपनी जो पढ़ाई है उसे अच्छी तरीके से रिज्यूम कर लें। जितना आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं उससे अब थोड़ा सा दूर हो जाएं, वो अपने लिए बेटर है। नहीं तो यूं ना हो कि जब एग्जाम आए तो बाद में अपन को पछतावा। तो होपफुली मेरी सब बातों का पॉजिटिव वे में लेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।